हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं एना फॉर बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे एग्जामिनेशन नोट्स जो हैं इंट्रोडक्शन एंड इनकम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। जो इनकम टैक्स के अंदर मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों को इनकम टैक्स की थ्योरी करवाऊंगी, तो हम पहला चैप्टर कर रहे हैं। पहले जो इनकम टैक्स के अंदर इम्पोर्टेंट इंट्रोडक्शन है उसका और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो ये जो है, अगर आपको और भी किसी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए हैं जिसकी बुक आपको मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं होती है, वो भी आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल मिलेगी, आप जाके देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो हमारा वो क्या था, वो था एक्सप्लेन द हिस्ट्री। एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद द रिगार्डिंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। ये जो क्वेश्चन था ये हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखे तो पहले जाके आप पिछली वीडियो देखिए, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। एसएससी क्या होता है, कैजुअल इनकम क्या होती है, और की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है। तो सबसे पहले है एसएससी। एसएससी क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन एसएससी मीन्स अ पर्सन। एसएससी वो पर्सन होता है जो टैक्स पे करता है, जो पर्सन टैक्स पे करता है वो एसएससी होता है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, बाय हुम एनी टैक्स और एनी अदर सम ऑफ मनी इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड पेनल्टी इज पेबल। और जो इंटरेस्ट ऑन और पेनल्टी पे की जाती है किसी पर्सन के द्वारा उसको बोलते हैं एसएससी। In respect of whom any proceeding under the act has been taken either for the assessment of his income or income of any other person in respect of whom is assessable। मतलब जो इन रिस्पेक्ट ऑफ होम, जो जिस मतलब हम रिस्पेक्ट करते हैं एंड मतलब उसकी रिस्पेक्ट के अंदर, एंड प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट टेकन आइदर असेसमेंट ऑफ द इनकम और इनकम, मतलब जो इनकम है उसकी जो असेसमेंट है ऑफ एनी अदर पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ होम इज असेसेबल। मतलब किसी की रिस्पेक्ट में हम कोई पे करता है। मान लीजिए आप जैसे इसका एग्जांपल लेंगे हम कि अब ए के पास मतलब ए की बजाय, ए की कंपनी है, ए को पे करना है वो इंटरेस्ट, लेकिन उसकी बजाय बी पे करता है, तो वो हो गया मतलब एक की बजाय दूसरा पे करता है इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट। इसके बाद है, इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन आइदर फॉर असेसमेंट ऑफ द लॉस सबमिटेड बाय द अदर एनी अदर पर्सन इन, और कोई आपको पे करता है लॉसेज, उसको बोलते हैं एसएससी। इन रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन, मतलब कोई थर्ड पर्सन, जैसे अब लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है वो किसी, या इंटरेस्ट देना है वो कोई और, किसी और को देना है और दे कोई और रहा है, मतलब उसको वो देना पड़ता है, ऐसा इसमें बताया गया है। एसएससी वो होता है। इसमें एग्जांपल दिया गया है ए बी सी तीनों का ही। इनकम ऑफ ए इज 1 लाख, इनकम है ए की 1 लाख। असेसमेंट ईयर है 2021 तो 2022। तो वी डज नॉट फिल हिज रिटर्न ऑन इनकम बिकॉज हिज इनकम इज नॉट मोर देन द अमाउंट ऑफ असेसमेंटेड लिमिटेड टैक्स लाइबल। जो इसकी हम टैक्स लाइबिलिटी में क्यों नहीं रखेंगे ये अमाउंट, क्योंकि ये टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आती। अब 1 साल में इसकी 1 लाख रुपये इनकम है, ऐसा होता है इनकम टैक्स के अंदर। अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख से ज़्यादा है 1 साल के अंदर, तो आपको टैक्स पे करना पड़ता है। तो अगर नहीं है तो आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। तो इसके अंदर इसके बाद है, ये दे रखा है डीमेरिटेड एसएससी। डीमेरिटेड एसएससी क्या होते हैं, अ पर्सन हु इज डीमेरिटेड टू बाय एन एसएससी और एनी अदर पर्सन इज कॉल्ड डीमेरिटेड एसएससी। एक पर्सन जो डीमेरिटेड एसएससी है बाय अनदर पर्सन, किसी अनदर पर्सन, मतलब जैसे कि गारंटी लेता है कि अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगी, गारंटी वाला होता है ना जो पर्सन, जैसे कि हम गारंटी लेते हैं भाई अगर ये नहीं देगा तो मैं दूंगी उसके बदले में, तो वो गारंटीड पर्सन जो होता है वो होता है डीमेरिटेड एसएससी। उसको बोलते हैं डीमेरिटेड, मतलब बिल्कुल गारंटी लेगा वो आपकी कि भाई अगर ये अमाउंट पे नहीं करेगा तो मैं करूँगी वो अमाउंट पे, या मैं करूँगा इन दिस केस। अब इसके अंदर बताया गया है, इन केस ऑफ माइनर गारंटी इज अथोराइज्ड टू रिप्रेजेंट एंड मेक असेसमेंट फॉर हिम। अब
ये कब गारंटी होती है, जैसे कि अब कोई माइनर है 18 ईयर से कम है, अब तो शायद 21 कर दी है शादी की लड़की की और 23 लड़के की, ऐसी कुछ बनाई गई है मेरे हिसाब से तो। लेकिन पहले क्या था, 18 ईयर्स होती थी माइनर जो स्टेज होती है वो। तो जो माइनर स्टेज 18 होती है तो उसके अंदर जो अगर माइनर है तो उसकी गारंटी लेता है कोई पर्सन, या उसके माँ बाप हो गए या उसके रिलेटिव की, भाई हम गारंटी लेते हैं अगर भाई ये बच्चा नहीं चुका पाया, ये नहीं दे पाया, तो इसके बदले में हम देंगे। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ नॉन होगा, वो गारंटीड होगा कि अगर वो नहीं देंगे तो मैं दूंगा। उसके बाद है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन, जैसे कि इसमें बोला गया अगर कोई पर्सन डेथ हो गया तो उसके भी एसएससी रखी जाती है। जैसे हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, हम वो करवाते हैं एफडी। एफडी के अंदर हम अब जिंदा है, अब जैसे मैं जिंदा हूँ तो मैं एफडी करवा के आती हूँ, तो उसमें हमें नॉमिनी भरवाया जाता है। अगर आप मर गए तो इस एफडी को कौन लेगा, इट मीन्स मतलब इसका हकदार कौन होगा। तो इसी तरीके से है, जैसे कि अब कोई पर्सन डेथ हो गई किसी की, तो उसमें एसएससी एक सिलेक्ट किया जाता है, एक पर्सन सिलेक्ट किया जाता है कि भाई अगर ये मर गया तो इसकी वजह ये पे करेगा उस चीज़ को। ठीक है, इसके बाद इसके फोर्थ पॉइंट है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पर्सन विद विल हिज एग्जीक्यूटर अकॉर्डिंग टू विल बी ट्रीटेड एज एन एसएससी। जो उसका एग्जीक्यूटर है, मतलब जो एग्जीक्यूट करता है काम को, वो एसएससी होगा। एसएससी इन डिफॉल्ट, अब एसएससी इन डिफॉल्ट क्या होता है, इन अ केस वेयर अ पर्सन गोज अगेंस्ट रूल एंड रेगुलेशन इन परफॉर्मिंग हिज वर्क। अगर इस मतलब ये केस लगाते हैं हम कि अगर कोई पर्सन जो उसकी रूल्स और रेगुलेशन से अगेंस्ट होके कोई काम करता है, देन सच अ पर्सन इज नोन एज एसएससी इन डिफॉल्ट। मतलब कि अगर कोई पर्सन है वो रूल्स के अगेंस्ट जाके कोई काम करता है तो उसको बोलते हैं एसएससी इन डिफॉल्ट। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैजुअल इनकम। तो हम अब करेंगे कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम क्या होगी, कैजुअल इनकम एनी इनकम विच इज कैजुअल एंड नॉन रेगुलर इन नेचर इज कॉल्ड कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, इनकम का मतलब क्या होगा, जो कैजुअली नहीं है, जो मतलब जो रेगुलर इनकम नहीं है हमारी, मतलब कभी कभी होती है। जैसे कि हमारी लॉटरी लग गई, क्रॉसवर्ड प्लाजा, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स, मतलब गेम्स में हम जीत गए या पैसे मिल गए हमें, मतलब गैम्बलिंग, चोरी कर ली बेटे, मतलब क्या हो गया। जैसे हमारी लॉटरी कैसे लगती है, कैजुअल इनकम हमारी जो नॉर्मल, जैसे हम जो जैसे हम नॉर्मल पर्सन हैं, मतलब तो हमारी कैजुअल इनकम क्या होती है, जैसे बच्चों की कैजुअल इनकम क्या होती है कि अब कोई रिलेटिव घर पे आ गया, उसने पैसे दे दिए तो उनकी कैजुअल इनकम है। बट नॉन रेगुलर, वो रेगुलर नहीं है, वो हर दिन तो मेहमान नहीं आते हमारे घर पे, हर दिन फिर हमारी लॉटरी भी नहीं लगती। उसी तरीके से कैजुअल इनकम का मतलब होता है जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, मतलब जो रेगुलर नहीं होती नेचर के अंदर। इसके बाद इसके अंदर दे रखा है कैजुअल इनकम डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग इनकम्स। कैजुअल इनकम के अंदर कौन कौन सी इनकम इंक्लूड, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अब हमारे प्रोफेशन से भी पैसे मिले वो कैजुअल इनकम थोड़ी ना है, वो तो हमें रेगुलरली मिलती रहती है। कैजुअल इनकम तो लॉटरी वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो गई। अब बोनस, ग्रेजुइटी, प्रीक्वेस्टीज, बोनस। अब मान लीजिए जैसे हमें बोनस मिलता है तो हमें पता होता है कि हर साल बोनस मिलता है या हर साल दिवाली पे बोनस मिलता है, तो वो सब पता होता है सबको कि भाई हमें बोनस मिलेगा। तो ये नॉन रेगुलर इनकम नहीं है, ये आपको पता है कि आपको बोनस मिलेगा। मतलब जैसे कई कंपनियां होती हैं जो 6 महीने में बोनस प्रोवाइड करवाती हैं, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो 1 साल के अंदर बोनस प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब दिवाली वगैरह पे। तो इस तरह से टिप्स गिवन बाय टैक्स ड्राइवर वेटर इन होटल। अगर आपने टिप्स दिए ड्राइवर को, वेटर को इन होटल के अंदर, तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम के अंदर नहीं आएगी, क्योंकि वो नॉन रेगुलर इनकम इन नेचर, मतलब वो रेगुलरली नहीं है, हम किसी को रेगुलरली टिप्स नहीं देते हैं, तो वो इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं होगी हमारी कैजुअल इनकम के अंदर। गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। अब आपको पता होता है कि आपको कोई गिफ्ट रिलेटिव से मिलने वाला है, तो वो कैजुअल इनकम के अंदर नहीं आएगी। मेंटेन्स अलाउड पेड बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब हस्बैंड ने मेंटेन करने के लिए पैसे दिए अपने वाइफ को,
तो वो कैजुअल इनकम थोड़ी ना होगी, वो तो हर महीने देते हैं तो वो देते ही हैं, वो उसकी इनकम थोड़ी ना है। वो तो उसको खर्चे करने के लिए दिए भाई, अपने घर पे जो खर्चा करना है वो कीजिए। उसके बाद अदर प्रोविज़न रिगार्डिंग कैजुअल इनकम। अब हैं अदर प्रोविजंस रिगार्डिंग कैजुअल इनकम। सबसे पहला प्रोविज़न है एक्सपेंसेस आर नॉट डिडक्टेबल। जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो डिडक्टेबल नहीं होते हैं। इसके अंदर दे रखा है एक्सपेंसेस इनकर्ड फ्रॉम अर्निंग कैजुअल इनकम आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम कैजुअल इनकम एंड इंडिविजुअल परचेज्ड क्रॉस प्लाजा टिकट द कॉस्ट ऑफ टिकट इज नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम ऑफ वट एवर। जब जो एक्सपेंसेस हमने किए हैं, जैसे हमने टिकट खरीदने के लिए एक्सपेंसेस किए हैं, वो हमारी जो ये कोई भी इनकम है उसके अंदर से इंक्लूड नहीं होते हैं, उसके अंदर से कट नहीं होते। इसके बाद सेकंड पॉइंट है नोट सेट ऑफ लॉसेस। अब अगर इफ़ देर इज एनी लॉस कैजुअल लॉस, अगर आपको कोई कैजुअल लॉस हुआ है तो सच लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम। अब आपको कैजुअल इनकम है आपकी, मान लीजिए आपको पैसे मिले हैं कहीं से, आपको लॉटरी लगी है, अगर उन लॉटरी का आपको लॉस हो गया है तो वो आपको, मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको इनकम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर वो कोई इनकम के अंदर दिखाया नहीं जाता है, कोई सेट ऑफ एडजस्ट वो एडजस्ट नहीं किया जाता है, क्यों नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी इनकम। अब आपको कैजुअल इनकम है आपकी, मान लीजिए आपको पैसे मिले हैं कहीं से, आपको लॉटरी लगी है, अगर उन लॉटरी का आपको लॉस हो गया है तो वो आपको, मतलब ये तो नहीं है कि आप उसको इनकम के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, या फिर वो कोई इनकम के अंदर दिखाया नहीं जाता है, कोई सेट ऑफ एडजस्ट वो एडजस्ट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? वो आपकी बाहर की इनकम थी, आई और गई, बात खत्म, उसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उसके बाद है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स ऑन एनी ऑन इनकम फ्रॉम हाउस रेस एट अ फिक्स्ड रेट एक्सटेंडिंग 1000। अब अगर आपकी इनकम हुई है हॉर्स रेस से, अगर आपने हॉर्स रेस के ऊपर पैसे लगाए हैं, तो अगर वो आपकी फिक्स डेट है 10,000, उससे ऊपर हो गई तो आपको वो इंक्लूड, मतलब वो कैजुअल इनकम के अंदर नहीं आएगी। उसके बाद आएगी, नहीं आएगी ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी। अगर लॉटरी से हुई है तो वो भी अगर एक्सीड हो गया है, फिक्स डेट से एक्सीड होएगा 10,000 से, तो वो भी उसके अंदर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर है रेट ऑफ टैक्स। इनकम टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 30% ऑन कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स का रेट 30% लगता है। उसके बाद है की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी। एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 10, की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन हु द लाइफ ऑफ द अनदर पर्सन हु इज एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट। देखो मैं आराम से बताती हूँ आपको, आपको समझ में नहीं आएगा। की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी मीन्स एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है टेकन बाय अ पर्सन, एक पर्सन के द्वारा ली जाती है, जो लाइफ ऑफ द अनदर पर्सन हु इज द एम्प्लॉय ऑफ द फर्स्ट मेंटेन पर्सन और इज कनेक्टेड टू अन मैनर विद द बिजनेस एंड मेंटेन फर्स्ट मेंटेन्ड पर्सन, बिजनेस ऑफ द फर्स्ट मेंटेन पर्सन। की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी वो होती है जो टेकन की जाती है किसी अनदर पर्सन के लिए। जैसे कि अगर हमारी कोई कंपनी है, उसके अंदर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो उसके लिए कंपनी कई बार इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाती है कि भाई आपको अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपकी जो बच्चे हैं, आपकी जो फैमिली है, उसको ये इतने इतने पैसे मिलेंगे, उसको बोलते हैं की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी। एज पर सेक्शन any sum received under a life insurance policy including any sum allotted by way of bonus on such policies as termed from the income, वो exempt होगा इनकम टैक्स। however any sum received under a key main insurance policy is not exempt and is taxable। जो की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो exempt पॉलिसी, जो इनकम है इंक्लूड की जाती है सम की मेन इंश्योरेंस पॉलिसी जो होती है उससे, तो सम अलॉटेड बाय अ वे ऑफ बोनस, जो मतलब अगर आपको बोनस मिल गया है या फिर पॉलिसी होगी, जो पॉलिसी कंपनी ने बना रखी है उसके उसके अंडर। इसके बाद है इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरी। वो टैक्सेबल होती है इन द अंडर हेड ऑफ सैलरी, सैलरी के हेड के अंदर। सैलरी का एक पूरा चैप्टर आएगा इसके अंदर दे रखा है इनकम टैक्स के अंदर, उसके अंदर भी बहुत हो रही है, वो हम बाद में कवर करेंगे। if received by an employee as profit in lieu of salary as 1713, it shall be taxable under the profit act। अगर आपको प्रॉफिट ल्यू हुआ है सैलरी के ऊपर, तो वो प्रॉफिट एंड गेन
और बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आएगा। इफ़ इट इज़ कैरीड अंडर फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन बट इट शैल बी टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम, अगर किसी बिजनेस वैकेशन पे गए हैं, प्रोफेशनल कोई बंदा वैकेशन पे गया है तो वो आएगा इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स इफ दिस रिसीव्ड बाय द रिलेटिव ऑफ एनी एम्प्लॉय, रिसीव्ड बाय द रिलेटिव ऑफ एनी एम्प्लॉय। जो थर्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो देखनी है जो आपको नोट्स अवेलेबल नहीं हो, बुक अवेलेबल नहीं होती है मार्केट के अंदर, तो वो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेंगे। इसलिए सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।